गुड आफ्टरनून बच्चों। और फिर कल टेस्ट कैसा हुआ बच्चों? मनकीरत, तुम्हें क्या कंफ्यूजन थी? तो कुछ मैसेज का किया था ना आपने? चलो ठीक है, विल सी। हाँ बच्चों, ये काम कर लिया? बच्चों वो समझ आ गया था जो मैंने एंड में पार्ट बताया था आपको, एफिशिएंसी वाला? ओके, चलो लेट्स बिगिन। इसमें बताओ क्या क्या पार्ट था। ये तो हो गया था। हाँ जी, ई पार्ट बच्चों। एनी डाउट? वेरी नाइस। एफ पार्ट। सेवेंथ। तो बच्चों सेवेंथ में आप देखो कि एक तरह से दो साइकिल्स बन गए, और एक साइकिल क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, राइट? तो आप बस उन दोनों साइकिल्स के जो एरियाज हैं, मतलब वो सब्ट्रैक्ट होंगे। क्लियरली क्लॉकवाइज बड़ा है तो नेट वर्क डन तो पॉजिटिव आएगा, तो नीचे वाला एरिया माइनस ऊपर वाला एरिया। ऑलराइट। क्लियर हुआ बच्चों? आगे। जी में। G11 which part?
heat extracted from the gas in case C. देखो पहले तो आप इस पूरी सिचुएशन का एक पीवी ग्राफ बना सकते हो. पीवी ग्राफ एज वी कैन सी, पहले है हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इस तरह होगा. फिर है कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, तो ऐसे होगा. और फिर कांस्टेंट वॉल्यूम लाइक दिस. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. तो सारी वैल्यूज दी हुई हैं. आइसोथर्मल के लिए आपने निकालना है, राइट? निकल आएगा. आगे एच पार्ट. अच्छा, एच तो पहले हो गया था ना. ओके, तो मतलब इसमें आई भी बोला था क्या मैंने? नहीं, आई नहीं बोला था. B10 कौन सा कह रहे हो? 10. टेंथ का तो कोई बी पार्ट है ही नहीं. एच में क्या? एक्स, एक्स है 0 या 1? हाँ जी, एक्सरसाइज 1. बच्चों कहाँ से करना था? ई से ही करना होगा ना. हाँ जी, पहले तो ई पार्ट में बताओ. मनकीरत क्या कंफ्यूज हुए हो? पहले एक्सरसाइज 1 बताओ. एक्सरसाइज 1 ई पार्ट बच्चों, एनी डाउट? फ्री एक्सपेंशन में करवाऊंगा, वो अभी करेंगे हम. एफ पार्ट. एफ पार्ट बच्चों, कोई डाउट नहीं? आशीष, आप कौन सा कह रहे थे? कोई एक आधा कुछ कह रहे थे ना, कहीं पे कुछ आंसर गलत है या क्या? ये F7 का आंसर बच्चों आता है?
मुझे बताओ देख के कौन सा आंसर गलत है। मुझे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ख्याल आ रहा है कि इसका आंसर शायद ऐसे आता है कि अगर आप मतलब ऊपर वाले पोर्शन को एलिप्स मानते हो और नीचे वाले को सर्कल मानते हो, ऐसा कुछ है क्या, कि आधा एलिप्स मानते हो। बट ऑब्वियसली इट्स नॉट स्पेसिफाइड, तो आपको नहीं, ऐसे तो आप नहीं सोच सकते। तो सर्कल के हिसाब से ही बच्चों क्या आंसर बनता है? इज इट -5 पाई/8, या दोनों ही एलिप्स मान के आता है आंसर? चल लिखा होना चाहिए कि भाई बोथ शेप्स आर एलिप्टिकल। ठीक है बच्चों, फिर हो जाएगा। मेड एलिप्स का एरिया पता है? एलिप्स का एरिया ना एक्चुअली इस तरह निकलता है। एलिप्स की बच्चों ऐसे शेप होती है, इसमें जो एक ये वाली लेंथ होती है इसको ए कहते हैं, जो ये वाली लेंथ होती है इसको बी कहते हैं, है ना। बेसिकली आप समझ सकते हो कि सर्कल में ये ए और बी इक्वल हो गए। तो जो एरिया होता है पूरे एलिप्स का, दैट इज पाई AB। तो आधा एलिप्स होगा तो पाई AB/2 हो जाएगा। ठीक है। हम्म। तो मतलब जो इसका आंसर आ रहा है वो -5 पाई/4 एलिप्स मान के ही आ रहा होगा ना। हम्म। ठीक है, आगे बच्चों। एक्सरसाइज 1 G पार्ट बच्चों। H पार्ट। तो बच्चों ऐसे एच का थर्ड है, मतलब सी आपको इससे ये आइडिया लगना चाहिए कि जैसे गैसेस में हमने कहा कि Cp और Cv अलग अलग होते हैं, राइट। अब यहाँ क्वेश्चन में ही लिख दिया कि सॉलिड विद स्मॉल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। सो व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट?
सीपी एंड सीवी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे करोगे तो वो सॉलिड जो है वो हल्का सा एक्सपैंड करेगा, राइट? तो मतलब जो सीपी होगा वो स्लाइटली ग्रेटर होगा सीवी के। मतलब ये समझ पा रहे हो आप कि वो सीपी थोड़ा सा बड़ा क्यों है कंपेयर टू सीवी? बेसिकली जब सॉलिड एक्सपैंड करेगा तो मतलब चाहे सॉलिड चाहे कोई भी, चाहे गैस भी हो, तो उसको जो एटमॉस्फेयर है उसके अगेंस्ट पुश करना पड़ेगा ना, तभी एक्सपैंड करेगा वो। तो गैसेस के केस में ज्यादा फर्क होता है क्योंकि गैसेस के केस में एक्सपेंशन ज्यादा हो जाती है। सॉलिड के केस में कम एक्सपेंशन है इसलिए कम फर्क होगा। मान लो क्वेश्चन में ये दिया होता कि कोई ऐसी बॉडी है जो बिल्कुल ही एक्सपैंड नहीं करेगी, तो क्या होगा? तो बेसिकली तो फिर सीपी हुआ या सीवी हुआ एक ही बात हो गई ना, जब बॉडी एक्सपैंड ही नहीं कर रही, अगर वॉल्यूम चेंज ही नहीं कर रहा तो, राइट? हम्म। समझ गए? आगे। और कोई डाउट? हाँ, वो एक्सरसाइज 0 का क्या कह रहे थे? देख के पूछ लो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, ये छोड़ दो अभी। स्पीड ऑफ साउंड अभी हमने किया नहीं है, दिस यू कैन लीव। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। वरुण, मुझे उसकी अटेम्प्ट भेजो, मैं आपको फिर बताऊंगा कि वो कैसे करना है। चलो उसमें, चलो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? हाँ बच्चों। बच्चों ये पार्ट सबको क्लियर हो गया कि हम एक साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एंड वो एफिशिएंसी क्यों लेस देन 1 है? हाँ बच्चों। ओके। अच्छा बच्चों, जितने क्वेश्चंस आपने, अच्छा एक तो आप बच्चों ये बात समझ रहे हो कि एक एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थर्मो का क्वेश्चन पूछना है तो एफिशिएंसी पूछना इज द बेस्ट वे आउट। क्यों? सारा चैप्टर यूज नहीं हो गया एफिशिएंसी के लिए?
फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन आपको ऊपर वाला तो न्यूमरेटर आराम से मिल जाता है, लेकिन डिनोमिनेटर के लिए तो आपको अलग अलग प्रोसेसेस का सेपरेटली निकालना ही पड़ेगा। ओके, अब बच्चों जितने आपने क्वेश्चंस किए, क्या आप कोई मतलब कुछ शॉर्टकट सोच पाए कि जिससे आपको सीधा पता चल जाए कि भाई कौन से प्रोसेसेस ऐसे हैं जिनमें डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा? क्या आप ग्राफ देखकर सीधा बता सकते हो? मतलब पीवी ग्राफ से आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि किस ग्राफ का डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा? नहीं, सीधा सॉल्व करके तो बता ही दोगे ऑब्वियसली। अच्छा सोचो एक बार लॉजिकली, अगर कोई भी प्रोसेस इस डायरेक्शन में है, इसमें या इसके कंपोनेंट्स, तो क्या आप ये कह सकते हो कि पक्का उसका मतलब, चलो सीधा ही ऐसे लिख ही देते हैं कंपोनेंट्स क्या, कि अगर कोई प्रोसेस इन तीन डायरेक्शंस में है, इनके लिए तो डेल्टा क्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इजंट इट बच्चों? और लाइकवाइज इसी का ही उल्टा बना दो। अगर कोई प्रोसेस इन तीन डायरेक्शंस में जा रहा है तो इसका डेल्टा क्यू हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, इसके अलावा जो डायरेक्शंस हैं उनका सर्टन नहीं है, वो आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन जो ये तीन डायरेक्शंस हैं, मतलब ये जो हमने शो कर दी, ये तो पक्का ही क्लियर है इनमें, और अपना मोर देन 99% ऑफ द केसेस इससे ही कवर हो जाएंगे। तो बच्चों एक छोटी सी चीज याद रखने से क्या फायदा हो जाएगा आपको? बेसिकली आपका काम 50% रह जाएगा, है ना? मतलब बजाय इसके कि आपको सारे प्रोसेसेस के लिए डेल्टा क्यू निकालना पड़े और देखना पड़े कि किसका प्लस है किसका माइनस है, आपको सीधा ही पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रोसेस का डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, और डिनोमिनेटर में बस आप वही लिख लोगे। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ओके, नेक्स्ट बच्चों, एक छोटा सा कंसेप्ट हम लिखते हैं, दिस इज नोन एज फ्री एक्सपेंशन। तो जैसे बच्चों मान लो ये क्लोज कंटेनर है,
ठीक है, मान लो कि इसके हाफ पोर्शन में एक गैस फिल्ड है और हमने एक होल कर दिया, ठीक है, ये इन बिटवीन एक पार्टीशन है, पार्टीशन में हमने एक होल कर दिया। तो इस होल से जो गैस है वो, और यहां पे कुछ नहीं है, ठीक है, इस पोर्शन में वैक्यूम है, तो होगा क्या, इस होल से ये जो गैस है वो टुवर्ड्स राइट एक्सपैंड करेगी। ठीक है, अब बच्चों जब ये गैस एक्सपैंड कर रही है तो क्या वो एक्सपेंशन के प्रोसेस में कोई वर्क कर रही है? और ये बच्चों सारा कुछ इंसुलेटेड भी है। तो क्या बच्चों एक्सपेंशन में कोई वर्क हो रहा है? क्या गैस किसी चीज को धक्का मार रही है? नहीं, राइट। तो एक्सपेंशन में आपका डेल्टा डब्ल्यू जो होता है वो जीरो हो जाता है। अब इंसुलेटेड है तो डेल्टा क्यू भी जीरो हो गया, और ये दोनों जीरो हैं तो डेल्टा यू भी जीरो। तो बेसिकली फ्री एक्सपेंशन एक स्पेशल केस होता है जहां पे एक गैस एक्सपैंड तो कर रही है लेकिन उसके लिए तीनों क्वांटिटीज ही जीरो होती है। अंडरस्टूड? ओके, तो बस मतलब थ्योरेटिकल सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं चाहिए आपको इसमें। तो बच्चों बेसिकली जो हमने अभी पढ़ा था प्रीवियसली, जिसको हमने एक साइक्लिक प्रोसेस बोला था, तो साइक्लिक प्रोसेस में आपने देखा कि बेसिकली हो क्या रहा है कि गैस जो भी एक साइकिल फॉलो कर रही है, उस साइकिल में इट इज एब्जॉर्बिंग हीट, राइट, इट इज रिजेक्टिंग हीट इन सम पार्ट, एंड इस प्रोसेस में इट इज डूइंग सम वर्क, राइट। तो अगर मैं इसको सिंबॉलिकली शो करूं, जो हमने साइक्लिक प्रोसेस किया था कि उसमें हो ये रहा है कि जो गैस है इट इज एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम समवेयर, it is rejecting heat also, and in the process
it is doing some work. ठीक है बच्चों, जहां से गैस हीट ले रही है उसको हम बोलते हैं सोर्स, जहां पे गैस हीट इजेक्ट कर रही है उसको हम बोलते हैं सिंक। ठीक है बच्चों, मतलब सर्कल की एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सर्कल की सिग्निफिकेंस सिर्फ ये है कि साइक्लिक प्रोसेस है, कि इट्स अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, एज सच सर्कल की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये फिगर मतलब सिर्फ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एक साइक्लिक प्रोसेस की, कि एक साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हीट ली जा रही है, उस हीट का कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट किया जा रहा है एंड रिमेनिंग पार्ट को इजेक्ट किया जा रहा है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? फिगर का लॉजिक समझ आता है? तो दिस इज बेसिकली अ हीट इंजन। तो हीट इंजन का काम होता है कि अ हीट इंजन basically converts heat energy to work। ठीक है, एंड एक और बहुत बात इंपॉर्टेंट जो हमने माइंड में रखनी है कि आई हैव नोवेयर रिटन कि वो पूरी की पूरी हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो मतलब इट इज ऑलवेज बेटर कि हम साथ में ये लिख ही लें कि along with rejection of some amount। ठीक है जी, कि एक हीट इंजन हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको जितनी हीट एनर्जी दोगे वो सारी की सारी को वर्क में कन्वर्ट कर देगा। वो उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ हीट एनर्जी को तो रिजेक्ट करेगा ही करेगा, मतलब वेस्ट जाएगी ही जाएगी। राइट? अच्छा बच्चों, यहां पे ना, नहीं इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब इवन इन आइडियल केस इट्स नॉट पॉसिबल कि हीट रिजेक्ट ना हो। ठीक है, मतलब हीट रिजेक्ट होगी ही होगी। ठीक है, बेसिकली ये चीज को राइट नाउ विद मतलब विद नॉलेज ऑफ फर्स्ट लॉ हम प्रूव नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों है कि क्यू आउट आना ही चाहिए, है ना? मतलब थ्योरेटिकली तो सोच के ऐसा लग रहा है कि भाई क्यू आउट 0 कर दो और उसके हिसाब से बस जितनी हीट दी उतनी उतना वर्क में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बट इट टर्न्स आउट कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कि अगर क्यू इन से डब्ल्यू बनेगा तो क्यू आउट आएगा ही आएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, एक ना अब क्या है कि जो हम आगे वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं इसमें ना एक मतलब ये टर्मिनोलॉजी को लेके बड़ी कंफ्यूजन रहती है। जैसे मैंने जो क्यू इन और क्यू आउट लिखा है वो किस हिसाब से लिखा है? गैस के हिसाब से, कि गैस कितना हीट एब्जॉर्ब कर रही है, तो गैस के लिए इनपुट हीट, गैस के लिए आउटपुट हीट। ठीक है, क्वेश्चन में ना कई बार ऐसे लिखा होता है हीट गिवन बाय सोर्स या हीट टेकन आउट ऑफ सोर्स। वो हम वहां पे आउटवर्ड पढ़ते हैं और हम उसको कंफ्यूज कर देते हैं विद क्यू आउट। राइट? तो प्लीज ये ध्यान रखना है कि मैंने जो लिखा है
Q in Q out, that is with respect to gas, right? या मान लो ऐसे लिखा हो क्वेश्चन में, हीट गिवन टू सिंक। बताओ हीट गिवन टू सिंक का क्या मतलब होगा? दैट इज क्यू आउट, राइट? तो लॉजिकली समझ गए ना कि क्यू इन क्यू आउट कहां पे कौन सा यूज करना है। राइट तो बच्चों यहां पे मुझे बताओ कि इन तीनों क्वांटिटीज में रिलेशन क्या होगा, क्यू इन क्यू आउट और डेल्टा डब्ल्यू में? तो वेरी वेरी लॉजिकली क्यू इन जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस क्यू आउट, है ना? तो डेल्टा डब्ल्यू, इसमें कोई डाउट बचो किसी को? और फिर इसकी एफिशिएंसी क्या बन गई? आउटपुट ओवर इनपुट। यहां पे व्हाट इज योर आउटपुट? डेल्टा डब्ल्यू। इनपुट क्या है? क्यू इन, राइट? विच कैन बी ऑफ कोर्स रिटर्न एज क्यू इन माइनस क्यू आउट बाय क्यू इन, और जो कि बन गया 1 माइनस क्यू आउट बाय क्यू। बिल्कुल साइक्लिक प्रोसेस वाला ही है सारा कुछ, है ना? सिर्फ एक फर्क है कि मतलब अब यहाँ पे क्यू आउट पे आप दोबारा साइन नहीं लगाओगे, राइट? क्यू आउट जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ही है जो बाहर जा रही है, हमने पहले ही उसको आउट मान लिया है। साइक्लिक में तो हम ऐसे कहते थे ना कि सिर्फ डेल्टा क्यू पॉजिटिव ले लो, यहां हमने उसको पहले ही सेपरेट कर दिया है एज डेल्टा क्यू इन एज डेल्टा क्यू आउट। एंड बच्चों आप ये बात भी समझ रहे हो ना कि इससे आपको ये नहीं पता चल रहा है कि प्रोसेस कौन सा हुआ है, ये तो हमने एक जनरल जनरल टर्मिनोलॉजी बना ली कि क्या हो रहा है। ऑब्वियसली ये जो एक्सप्रेशन है ये आगे सॉल्व तभी होगा जब आपको प्रोसेस पता होगा। तो दिस विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। तो ब्रॉडली एक हीट इंजन क्या करता है बच्चों, आप समझ रहे हो कि वो एक जगह से हीट लेता है, उसको वर्क में कन्वर्ट करता है और कुछ पार्ट को हीट में रिजेक्ट कर देता है। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ हीट इंजन? स्टीम इंजन, कुकर। कुकर कौन सा वर्क करता है भाई? तो स्टीम इंजन, यस, चाहे स्टीम इंजन कह लो या जो आपकी कार का इंजन है, दैट इज अ हीट इंजन। नो, रेफ्रिजरेटर इज नॉट अ हीट इंजन। वो भी हम आगे आएगा, रेफ्रिजरेटर हीट इंजन का उल्टा होता है बेसिकली।
वो भी आगे आएगा। अभी तो आप बच्चों ऐसा सोचो अपने आसपास, कहीं पर भी जहां ऐसा हो रहा हो कि जो हीट एनर्जी ले रही हो बॉडी और उसको वर्क में कन्वर्ट कर रही हो। तो जो आपका कार का इंजन है वो इसका बेस्ट एग्जांपल बनता है। बेसिकली कार का इंजन क्या कर रहा है, वो फ्यूल के बर्न होने से जो हीट एनर्जी है उसको ले रहा है, उसको वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। किस वर्क में कन्वर्ट कर रहा है बच्चों? घुमाने में, राइट, टायर्स को। एंड हीट इंजन के लिए क्यू आउट क्या है बच्चों? क्यू आउट क्या है बच्चों कार के इंजन के लिए? भाई अगर कोई क्यू आउट होता है तभी ऐसा है ना कि अगर कार चल रही है तो जो उसका इंजन इटसेल्फ होता है वो बहुत गर्म हो जाता है, जो बोनेट है वो गर्म हो जाएगा, जो एग्जॉस्ट पाइप है वो गर्म होती है, राइट। वो सारा कुछ क्यों हो रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ द क्यू आउट ऑफ द इंजन। इज दिस थिंग क्लियर बच्चों? अ, मतलब ये क्यू आउट जीरो क्यों नहीं है, वो मतलब आगे आता है, वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पता चलता है, फर्स्ट लॉ से नहीं पता चलता। ठीक है। तो बच्चों ऑब्वियसली वी विल वांट की एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा हो, राइट। तो बच्चों एक पर्टिकुलर केस, एक साइकिल होता है, उसको हम कहते हैं एज कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल बच्चों इस तरीके का होता है, देखो। बेसिकली इस प्रोसेस में दो आइसोथर्म्स होते हैं और दो एडियाबैट्स होते हैं। तो जैसे ये मान लो पहला आइसोथर्म, ये, और चलो 1 मिनट बनाना मत फिगर, लाइक दिस। ठीक है बच्चों, कुछ इस टाइप का फिगर होता है। ऑब्वियसली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इनमें से कौन से आइसोथर्म्स हैं और कौन से एडियाबैट्स हैं, है ना। जो नियरली वर्टिकल लाइंस हैं लेफ्ट और राइट वाली, वो आइसो एडियाबैट्स हो गए। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, कंपैरेटिवली हॉरिजॉन्टल लाइंस ऊपर वाली और नीचे वाली, वो आइसोथर्म्स हो गए।
तो बच्चों अगर आप अगर हम इस फिगर को लेबल करें, जो लेट से मैं इसको 1 कहता हूं, इसको 2, नीचे वाले को 3 और इसको 4। तो बच्चों आप ये समझ पा रहे हो कि ये जो 4 पॉइंट्स है मेरे पास, इसमें 1 से 2 तो टेम्परेचर सेम ही है। इज इट? क्या बच्चों 1 से 2 टेम्परेचर सेम होगा? क्या बच्चों 3 से 4 टेम्परेचर सेम होगा? अगर आइसोथर्म है तो टेम्परेचर तो सेम ही होगा ना। तो एक तो हमें ये पता है कि T1 इक्वल टू T2 है। इसको बच्चों हम बोल देते हैं कुछ TH, मतलब ये हायर वाला टेम्परेचर है। और एक ये T3 इक्वल टू T4 है, इसको हम बोल देते हैं TL। ये लोअर वाला टेम्परेचर हो गया। तो बेसिकली ये जो साइकिल है, ये दो टेम्परेचर्स में ऑपरेट कर रहा है, बिटवीन टू टेम्परेचर्स, एक हाई टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर। ठीक है जी। बच्चों आपको ये मैंने बता दिया कि दो एडियाबैट्स हैं, दो आइसोथर्म्स हैं, राइट। आप चारों पॉइंट्स के बच्चों लिखो, जो भी प्रेशर वॉल्यूम्स अज्यूम कर लो, P1 V1 P2 V2 एटसेट्रा, उनको आप आपस में रिलेट कर सकते हो, राइट। यू हैव अराउंड 7-8 minutes। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल। ठीक है। और वो एफिशिएंसी सिर्फ टेम्परेचर्स की टर्म्स में आनी चाहिए। मतलब आपको निकालने के लिए तो पहले सारा कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, P1 V1 एटसेट्रा, बट फाइनली वो सारा कुछ कन्वर्ट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ TL एंड TH। तो ये ट्राई करो। मतलब आपको करना कुछ वही पड़ेगा, सारा कुछ सारे प्रोसेसेस के लिए डेल्टा क्यू निकाल के। यहां तो आप सीधा एरिया भी नहीं लिख सकते। हर्ष दोबारा सोचो, आपके क्वेश्चन का कोई लॉजिक बन रहा है? ये तो पता चल ही रहा है ना सीधा देख के।
सबको क्लियर तो हो गया ना कि क्वेश्चन में करना क्या है बच्चों?
मनकीरत, सारा कुछ बताने के बाद ये आंसर कैसे निकाल सकते हो भाई तुम? ये आंसर भी कैसे निकाल सकते हो? ये तो पिछले से भी बुरा आंसर है। ऑनेस्ट, वेरी गुड। मनकीरत, गुड।
गुड वरुण। आदित्य हो गया। आशीष। चलो बच्चों, लास्ट 2 मिनट्स। आशीष ठीक है। तो बच्चों ये कंप्लीट करना। यू शुड बी एबल टू गेट दिस रिजल्ट। ठीक है,
एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिजल्ट, स्पेशली फॉर मेड। आपके तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पे, ठीक है। तो मतलब कार्नोट साइकिल एक स्पेशल केस है जिसमें कि जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन था, इट कन्वर्ट्स टू दिस फॉर्म, ठीक है, 1 - TL/TH। अब बच्चों इस साइकिल की इंपॉर्टेंस ये है, मतलब हमने यही वाला साइकिल क्यों बनाया जिसमें 2 एडियाबैट्स और 2 आइसोथर्म्स थे। वी कांट प्रूव दिस, बट इट सो टर्न्स आउट कि द कार्नोट साइकिल गिव्स द theoretically, ठीक है, नॉट प्रैक्टिकली, theoretically maximum efficiency for an engine operating between two temperatures। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर आपको पता है कि हाँ जी आपके पास 2 टेम्परेचर्स हैं, आप कहते हो कि हम उन 2 टेम्परेचर्स के बीच में एक हीट इंजन बनाते हैं जो कि हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे हमने ऊपर समझा कि भाई कभी भी 100% एफिशिएंसी तो आ ही नहीं सकती, वो तो भूल ही जाओ। अब मैक्सिमम कितनी आ सकती है, इट इज गिवन बाय कार्नोट साइकिल। कि अगर आप 2 टेम्परेचर्स के बीच में कार्नोट साइकिल बना दोगे तो ये पता चल जाएगा कि हाँ जी मैक्सिमम कितनी एफिशिएंसी आ सकती है, वो भी थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल जब आप लॉसेस लूसेस लोगे तब तो और कम हो जाएगी, थ्योरेटिकली ही मैक्सिमम इतनी आ सकती है। तो बच्चों मतलब ये वन ऑफ द, मतलब जब ये आया था, मतलब दिस इज वन ऑफ द पाथ ब्रेकिंग रिजल्ट्स इन फिजिक्स। क्यों? आप सोचो कि हम जैसे चलो इंजन की बात करते हैं, कार के इंजन की बात ही करते हैं। हमें क्या पता चल गया बिकॉज ऑफ दिस कि भाई कार के इंजन में बच्चों टीएच क्या हो गया, जो फ्यूल को बर्न करके अंदर टेम्परेचर क्रिएट हुआ, राइट? वही टीएच हुआ ना बच्चों। टीएल क्या हुआ? जहां पे हीट रिजेक्ट की जा रही है, बेसिकली वो क्या है, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर, राइट? तो आपको पता है कि कार के इंजन में टीएल और टीएच क्या है। तो अब आपको ये पता है बच्चों कि अब आप जो मर्जी टायर लगाओ, जो मर्जी कार की शेप बनाओ, जो मर्जी मटेरियल यूज करो, आपको पहले ही पता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी आ सकती है, मतलब थ्योरेटिकली। मतलब उससे ज्यादा तो एफिशिएंसी आपकी एनी वेज नहीं आ सकती, ठीक है। और आप गेस कर सकते हो बच्चों ये एफिशिएंसी कितनी की होती होगी नॉर्मली, मतलब थ्योरेटिकली भी मैक्सिमम कितनी होती होगी? जैसे बच्चों कार का इंजन है, वैसे केस में थ्योरेटिकली मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती होगी? 90%। वाह। मतलब
बच्चों इंटरेस्टिंगली इवन थेरेटिकली ये जो एफिशिएंसी होती है 15% होती है। आप सोचो, प्रैक्टिकली लॉसेस वगैरह मिला के तो ये एफिशिएंसी जो है वो 10-11% ही रह जाती है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि थेरेटिकली ही 15% से ज्यादा एफिशिएंसी नहीं है, तो प्रैक्टिकली तो क्या ही आएगी। तो तो बच्चों ये मतलब एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है हीट इंजन्स की, कि आप सोच सकते हो कि जितना हम वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब 90% तो हम हीट में ही कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें से, मतलब सिर्फ 10% हम यूज कर पाते हैं, 10% 11%। तो मतलब यहाँ पे जो मारामारी है वो बहुत ही, वो तो पॉइंट्स में होती है कि प्रैक्टिकल एफिशिएंसी अगर आपकी पहले 10.1% आ रही थी, अब 10.1 की जगह 10.2 आ गई, तो वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने मटेरियल चेंज कर लिए, सब कुछ कर लिया। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो इसीलिए अब बच्चों गोइंग फॉरवर्ड ये जो अपने कार के इंजन्स हैं, इनको बेसिकली कंबस्शन इंजन्स कहते हैं। मतलब ये तो ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। मतलब आप देखोगे कि अगले 5-7 साल में तो ये वाली कार्स आनी ही बंद हो जाएंगी, कंप्लीटली इलेक्ट्रिक, या और जो कुछ भी रिसर्च चल रही है उस पे बेस्ड इंजन आ जाएंगे। तो मतलब आप समझ सकते हो कि इनका क्या है कि जो पॉल्यूशन कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं हम, जो आप पहले पढ़ते आए हो कि हम मतलब ये जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनको यूज कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो हमें मतलब मिल पा रहा है वो बहुत ही थोड़ा सा आउटपुट है। बट इट इज जस्ट कि वो तो अभी और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो हम इसको, इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। कि कारनोट जो है वो थ्योरेटिकली आपको दे देता है मैक्सिमम, बाकी सारे केसेस में तो उससे कम ही होगी। तो मतलब जब आपको पता है कि आप किन दो रीजन्स में ऑपरेट कर रहे हो, किन दो टेम्परेचर्स में ऑपरेट कर रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिकली ये पता है कि भाई वहां पे आपकी एफिशिएंसी पे पहले ही एक लिमिट लग गई कि भाई इसके ऊपर तो सोचो ही मत। क्या ना कार कंटेन 2 हीट इंजन? हाँ मतलब थ्योरेटिकली इट कैन, बट फायदा क्या होगा उससे? आप तो और इनएफिशिएंसी इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना। तो सो मतलब जो डाउट है कि अगर हम 2 इंजन यूज कर लें और एक का आउटपुट जो है वो दूसरे का इनपुट बना दें, सी आप कुछ भी कर लो, फाइनली तो आप 2 टेम्परेचर रेंजेस में काम कर रहे हो ना। जब आप 2 टेम्परेचर रेंजेस में काम कर रहे हो तो आपकी एफिशिएंसी तो यही आएगी, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकती। बल्कि ये ऐसा हो जाएगा कि अगर हम, जैसे मान लो मैं 100 और 0 में काम कर रहा हूँ, लेटर से इमेजिनरी, तो अगर मैं 100 और 0 में एक की जगह 2 हीट इंजन लगा दूंगा, तब तो एफिशिएंसी और बुरी हो जाएगी कंपेयर टू कि मैं एक सिंगल लगाऊं, क्योंकि दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव हीट रिजेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में बच्चों जहां पर भी ऐसा पूछा हो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी बताओ, 2 टेम्परेचर दिए हुए हैं, तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली हो गया कि वो कारनॉट की बात कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, कई बार ना कंफ्यूजन हो जाती है, मतलब
हमें लगता है कि हर केस में एफिशिएंसी ये है 1 माइनस टी एल बाई टी एच, नहीं, जो जनरल फॉर्मूला एफिशिएंसी का वो तो ऊपर वाला है 1 माइनस क्यू आउट बाई क्यू इन। जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है एफिशिएंसी का, ये 1 माइनस टी एल बाई टी एच, दिस इज ओनली फॉर कार्नोट एंड नॉट फॉर एनी अदर केस। Is this thing clear to everyone? Okay. तो बच्चों हीट इंजन का जो उल्टा होता है उसको हम कहते हैं एज, मतलब बेसिकली वी डोंट कॉल इट एज कोल्ड इंजन, वी कॉल इट एज अ रेफ्रिजरेटर। So a refrigerator is the opposite of a heat engine. So just look at this figure as well as apply common sense. Tell me कि रेफ्रिजरेटर के केस में क्या होता होगा? हम लॉजिकली ये तो सोच ही सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, ठंडा करना। ठंडा वो कैसे करेगा? अगर वो किसी जगह से हीट को निकाल रहा होगा। तो बच्चों रेफ्रिजरेटर के केस में हम तीनों एरोज ऑपोजिट कर देते हैं, डेल्टा डब्ल्यू, और बच्चों ये वाले भी। अच्छा, अब अगेन बच्चों यहां ध्यान रखना है इन टर्मिनोलॉजी, मैं स्टिल गैस की ही टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा। तो बताओ बच्चों, जो नीचे वाला एरो है उसको क्या लिखना चाहिए मुझे? हाँ, इसको हम लिखेंगे एज क्यू इन और ऊपर वाले को लिखेंगे हम एज क्यू आउट। तो बच्चों अगर हम इस फिगर से समझें तो एक रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है? रेफ्रिजरेटर एक पर्टिकुलर जगह से हीट को निकाल रहा है और उसको किसी दूसरी जगह पे फेंक रहा है, ठीक है? बट अगेन वो करेगा कहां से, मतलब वो ऐसा कब करेगा जब आप साथ में भी एक डेल्टा डब्ल्यू दोगे। तो मतलब रेफ्रिजरेटर के केस में हमें एक डेल्टा डब्ल्यू देना पड़ता है। जब हम डेल्टा डब्ल्यू देते हैं तो ऐसा होगा कि रेफ्रिजरेटर किसी एक पर्टिकुलर जगह से क्यू इन को निकालेगा और किसी दूसरी जगह पे क्यू आउट को डंप कर देगा। तो बेसिकली क्यू इन जहां से वो निकाल रहा है, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ये लिख रहा हूं, जैसे बेसिकली ये बन गया फूड, या ऐसे लिख देते हैं जो रेफ्रिजरेटर का इनर कंपार्टमेंट है। तो वो इनर कंपार्टमेंट से हीट निकाल रहा है। बच्चों रेफ्रिजरेटर हीट कहां पे डंप कर रहा है?
हाँ बच्चों, रेफ्रिजरेटर ने जो आपने उसके अंदर खाना रखा, उसके अंदर से हीट निकाली और उसको डंप कहाँ कर दिया? जो भी सराउंडिंग्स है या जो रूम है जहां पे आपने वो रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है। समझ गया जी? और इस केस में बच्चों ये डेल्टा डब्ल्यू कौन कर रहा है? हाँ मतलब हो तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण रहा है, बट फाइनली रेफ्रिजरेटर का कौन सा कंपोनेंट है जो ये काम कर रहा है? कंप्रेसर। कंप्रेसर टर्म सबने सुनी हुई है ना? बहुत बार हम कहते, कंप्रेसर टर्म नहीं सुनी? बहुत बार हम कहते हैं कि अरे एसी में आप कहते नहीं, जब जैसे आप जब नॉर्मली एसी ऑन करते हो तो शुरू में तो सिर्फ पंखा चल रहा होता है, थोड़ी देर बाद वो ठंडी हवा देनी शुरू करता है, तो हम क्या कहते हैं, क्या हो गया? बिल्कुल इनिशियली क्यों नहीं दे रहा था वो ठंडी हवा? बेसिकली वो कंप्रेसर होता है ना, कितने कंप्रेसर ऑन हो गया, कंप्रेसर ऑफ हो गया जब रिक्वायर्ड टेम्परेचर पहुंच गया। तो ये जो वर्क डन है ये बेसिकली कंप्रेसर करता है। अच्छा यहाँ पे एरो समझ आ रहे हैं आपको? ओके, यहाँ बच्चों इन तीनों क्वांटिटीज में क्या रिलेशन हुआ? यहाँ इन तीनों क्वांटिटीज में मैथमेटिकल रिलेशन क्या हो गया? क्यू आउट इज इक्वल टू क्यू इन प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो बच्चों आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखो कि जो बच्चों कंप्रेसर ने वर्क किया उसका हुआ क्या? कहाँ जा रहा है वो वर्क? ये नीचे वाले रिजल्ट से बताओ, कंप्रेसर जो वर्क कर रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो सराउंडिंग्स में जा रहा है ना? प्रैक्टिकली तो वो सारा वेस्ट हो रहा है। मतलब अगर कंप्रेसर ने मान लो 10 जूल वर्क किया तो वो फाइनली तो 10 जूल जो है वो सराउंडिंग्स में ही गया है हीट की फॉर्म में, राइट? लेकिन ये 10 जूल वर्क अगर नहीं होगा तो आप किसी भी तरीके से हीट निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब इफ आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि मतलब मैं ये ऐसे ही लिख रहा हूँ, वैल्यूज कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कि मान लो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, राइट?
तो एक रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, काम की जगह से 10 जूल्स हीट निकाल रहा है और सराउंडिंग्स को 30 दे रहा है, ठीक है। तो मतलब आप सोचो कि आपने काम की जगह से 10 हीट निकालने के लिए क्या कर दिया, एक दूसरी जगह पे 30 हीट दे दी। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो मतलब जो कंप्रेसर का 20 वर्क था, गया वो सारे का सारा 20 जो है वो क्यू आउट में ही है, हीट में ही गया है। लेकिन अगर कंप्रेसर ये 20 वर्क करेगा तभी नीचे वाली 10 हीट निकलेगी, अदरवाइज वो नीचे वाली 10 हीट निकलेगी ही नहीं। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो बिल्कुल यही चीज बच्चों एसी करता है। एसी में तो आपने मतलब सबने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे अगर आप एसी की बैक साइड पे जाओ तो वहां देखा है कितनी गर्म हवा होती है। तो वो क्यों है गर्म हवा? क्योंकि वो एक तो है कि जिस कमरे के अंदर जहां एसी था उस कमरे की हीट, प्लस जितना एसी ने काम किया है वो भी सारी हीट, वो सारी की सारी बाहर सराउंडिंग्स में हम छोड़ रहे हैं। तो बच्चों यहां से आपको लॉजिकली एक और बड़ी अच्छी बात समझ आएगी। जो हम कहते नहीं है कि जितना हम ये एसी एटसेट्रा यूज कर रहे हैं उतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। उसका यहां से लॉजिक समझ आता है कि क्यों ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। क्योंकि आप जितना एक जगह पे ठंडा कर रहे हो उससे ज्यादा आप दूसरी जगह पे गर्म कर रहे हो। तो फाइनली तो आप एट अ ग्लोबल लेवल तो आप हीट बढ़ाते जा रहे हो ना। ओके। तो बच्चों ये वाला जो केस है रेफ्रिजरेटर का, बस बच्चों लास्ट 1 मिनट, यहाँ पे व्हाट इज द यूजफुल क्वांटिटी? मतलब हमारे लिए हम एक रेफ्रिजरेटर का आउटपुट क्या बोलेंगे, किस टर्म्स में मेजर करें हम कि ये अच्छा रेफ्रिजरेटर है? तो जितना अच्छा रेफ्रिजरेटर उसको उतना ज्यादा क्या करना चाहिए? जितनी ज्यादा हीट रिमूव कर पाए वो, है ना। मतलब जितना उसका क्यू इन ज्यादा होगा उतना वो ज्यादा ठंडा कर रहा होगा। तो रेफ्रिजरेटर के केस में बच्चों हम एफिशिएंसी टर्म नहीं यूज करते, हम एक टर्म यूज करते हैं सीओपी। सीओपी को हम कहते हैं एज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है। क्या होनी चाहिए बच्चों यहाँ पे बताओ, क्या न्यूमरेटर में लिखें क्या डिनोमिनेटर में लिखें? तो यहाँ हम न्यूमरेटर में लिखते हैं क्वांटिटी क्यू इन। क्यू इन क्या है? अगेन बच्चों प्लीज कंफ्यूज मत करना, क्यू इन इज विद रिस्पेक्ट टू गैस, राइट। और इसको हम ये भी कह सकते थे कि कितनी हीट निकाली जा रही है। तो दिस इज क्यू आउट विद रिस्पेक्ट टू द फूड।
और द कंपार्टमेंट, राइट? तो आपसे ये पूछा जाए कि एक रेफ्रिजरेटर कितनी हीट निकाल रहा है, तो आपकी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से वो क्यू इन हो गई ना। और बच्चों यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डेल्टा डब्ल्यू। तो मतलब पर यूनिट वर्क डन आपका रेफ्रिजरेटर कितनी हीट निकाल रहा है। तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी जितनी बड़ी होगी उतना मतलब ज्यादा अच्छा हो गया रेफ्रिजरेटर। तो अगेन यू कैन राइट इट एज क्यू इन अपॉन क्यू आउट माइनस क्यू इन। अंडरस्टूड बच्चों? ओके तो ये बच्चों इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इन द लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है? वो आपने करनी है आज। कौन सी है? आई पार्ट है शायद, है ना? चलो थर्मो बेसिकली आप ये कह लो कि जो तो जेई एडवांस के सिलेबस में है दैट इज स्टिल हीट इंजन। ये रेफ्रिजरेटर वाला पार्ट नहीं है जेई एडवांस में। मेंस और मेडिकल के हिसाब से थोड़ा सा पार्ट और है अभी, मतलब वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, बस उतना कर। ठीक है, चलो ओके बच्चों, सी यू, बाय।